अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है वो फाइनल अकाउंट्स का एक सवाल सॉल्व करेंगे। और फॉर्मेट वगैरह सारी चीज़ें मैं पिछले अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। दो तीन सवाल हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करते हुए मेरी पेस थोड़ी सी तेज़ होगी। और मैं इस सवाल को आप लोगों के सामने सॉल्व करूँगा, और फिर ये एक्सेल की फाइल आप लोगों में से जितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको प्रोवाइड हो जाए वो मुझसे ज़रूर मांग सकते हैं। सवाल में लिखा हुआ है द फॉलोइंग बैलेंसेस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ डॉजी अ ट्रेडर ऑन 30 सितंबर 2010। ऑर्डिनरी गुड्स परचेज या परचेजेस 70,000, कैरेज इनवर्ट्स 3,000, रेवेन्यू या सेल्स सेल्स रेवेन्यू रिटर्न्स 9,500, नॉन करंट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स मोटर व्हीकल्स 42,000, ऑफिस इक्विपमेंट 26,000, provision for depreciation on motor vehicles 8,000, provision for depreciation on office equipment 4,000, provision for doubtful debts 1,000, salaries 2,000 23,750, rent and rates 6,800, discount receipt 5,600, sundry expenses 14,150, advertising expense 6,200, trade payables or creditors 18,300, trade receivables or debtors 23,000, inventory या stock at 1st of October 2009 11,500, bank overdraft 16,000, capital 40,000 और drawings 12,000. Additional information at 30 September 2010, inventory or stock was valued at 14,600. This is your closing stock. साल के आखिरी दिन का स्टॉक होगा ये. During the year, Doji took goods costing 1,250 for his own use. No entries have been made in the books. अगर ओनर अपने घर अपने इस्तेमाल के लिए गुड्स ले जाए तो वो ड्राइंग्स होती हैं और डबल एंट्री हो जाती है हमारी ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट. परचेजेस को कम करना चाहिए. एडवर्टाइजिंग 300 was prepaid. Salaries 2,600 were accrued. Depreciation is to be charged as follows: motor vehicles at the rate of 25% per annum using the diminishing reducing balance method. Office equipment at the rate of 10% per annum using the straight line method. दो मेथड्स होते हैं डिप्रिसिएशन के, दोनों टेस्ट हो रहा है. Trade receivables or debtors includes a debt of 4,250 which is considered irrecoverable and is to be written off. The provision for doubtful debt is to be maintained at 4% of all the remaining debts. On 1st April 2010, Doji made a short-term loan $10,000 to the business. This was included in error in the capital account. Interest payable at 5% per annum has not been entered in the books. और हमें करना वो ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें बनाने हैं. और हम ऐसे सवाल पहले भी कर चुके हैं, तो आइए इस सवाल को भी स्टार्ट करते हैं. इस सवाल में कुछ कम डिस्कशन में कर डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करूंगा. आप लोगों का भी इसमें टाइम बचेगा. और पिछले सवालात में मैं सारी डिटेल्स डिस्कस कर चुका हूँ. और जो वीडियो लेक्चर्स फॉर्मेट वाले हैं वो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा. फॉर्मेट वाले वीडियो लेक्चर्स के अलावा पिछले सवाल जो है वो देख कर आइएगा. देखिए, हम अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेल्स रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं. और इस सवाल में मेरे पास सेल्स रेवेन्यू 155,000 दिया हुआ है. ठीक है ना. 155,000 का जो सेल्स रेवेन्यू है, इस सेल्स रेवेन्यू के बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न भी है, यानी कि रिटर्न इनवर्ट्स भी है. तो हम इसमें से लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न्स. ठीक है, सेल्स रिटर्न लेस हो जाती है हमारी. सेल्स रिटर्न जो है ना वो है 9,500. सेल्स रिटर्न 9,500 जो हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 145,500 की नेट सेल्स आ जाएगी. ठीक है ना, 145,500 की नेट सेल्स आ जाएगी. इसके बाद फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे या लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है. अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इसमें हमारे पास सबसे पहले एक तो होगा ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि साल के पहले दिन जो हमारे पास स्टॉक होगा, हम अपना ओपनिंग स्टॉक देखें तो इन्वेंट्री स्टॉक एट 1 अक्टूबर 2009 11,500. 11,500 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है. ये फॉर्मेट के हिसाब से बस मैं चल रहा हूँ. ठीक है. ऐड इसमें करते हैं हम परचेजेस. अच्छा जी, परचेजेस कितनी है? अब परचेजेस यहाँ पर जो लिखी हुई आ रही है वो है 70,000, 70,000. सर क्या ये वाली ही परचेसेस लिखेंगे? नहीं. देखिए, आपके पास यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ था ड्यूरिंग द ईयर डॉजी टुक गुड्स कॉस्टिंग 1,250 फॉर हिज ओन यूज.
नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द बुक्स, यानी कि जो 70,000 की परचेजेस नजर आ रही हैं उन 70,000 में से 1250 जो है वो ओनर अपने लिए वो घर ले गया है चीजें। तो जब ओनर अपने लिए घर ले जाता है चीजें तो वो उसकी डबल एंट्री पास होती है, ड्रॉइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट, लिहाजा मेरी परचेजेस जो यहाँ पे लिखी हुई है 70,000 उसमें से 1250 माइनस हो जाएगा, 68,750 बच जाएगा। फिर इसमें ऐड हो जाएगा कैरेज इनवर्ट्स। अच्छा कैरेज इनवर्ट्स कितना है? कैरेज इनवर्ट्स का मतलब चीजों को अपनी प्रेमिसेस पे लेकर आने का खर्चा, वो 3,000 है। ठीक है, ये 3,000 रुपए इसमें ऐड हो जाएंगे, परचेजेस में ऐड हो जाएंगे। तो इसका टोटल जो बन जाता है हमारे पास वो है 71,750, और इन दोनों का टोटल जो है वो 83,250 बनता है। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर देंगे इसमें से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक यानी कि साल के एंड में जो स्टॉक बच गया है, लिखा हुआ है इन्वेंट्री या स्टॉक वाज वैल्यूड एट 14,600, तो ये 14,600 यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। 14,600 में माइनस कर दूंगा, उसके बाद जो अमाउंट मेरे पास बच जाएगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। तो 83,250 माइनस 14,600 ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आ गई 668,650, 68650। 68650 की वैल्यू में माइनस करता हूँ अपने नेट सेल्स रेवेन्यू में से 145,500 में से, तो मेरे पास 76850 जो है, 76850 जो है ये मेरे पास जो है वो आ जाएगा एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब कोई अदर इनकम है तो वो यहाँ पर ऐड होगी। अदर इनकम कैसे देखें? देखें आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम होती है। डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट आ रहा है 5,600 रुपए, तो डिस्काउंट रिसीव 5,600। दूसरा, आप हर सवाल में ये चेक करा करें कि आपकी जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अगर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सपेंस है, डिक्रीज हो रहा है तो वो इनकम है। ओपनिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितना था, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 था ओपनिंग। यहाँ पर चलें, यहाँ पर वर्किंग कर देते हैं। ओपनिंग मेरे पास था 1,000, ठीक है। अच्छा क्लोजिंग के बारे में क्या लिखा है, बुलेट नंबर 5 देखें। लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स इंक्लूड अ डेट ऑफ 4250 विच इज कंसिडर्ड इररिकवरेबल एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ। यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स में से 4,250 जो है ना वो तो मेरा बेड डेट है। बेड डेट वो होता है जो 100% कंफर्म मुझे नहीं मिलेगा। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 4% ऑफ ऑल रिमेनिंग डेट्स। जो वैल्यू बच जाएगी उसका 4% मेरी प्रोविजन होगी। तो मैं जब क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा ना, क्लोजिंग प्रोविजन का की परसेंटेज तो 4% है, लेकिन मैं करूंगा क्या कि रिसीवेबल जितने मुझे नजर आ रहे हैं 23,000, इसमें से पहले तो मैं 4250 को माइनस कर दूंगा, बिकॉज 4250 कंफर्म बेड डेट है। फिर जो वैल्यू बच जाएगी उसका मैं 4% लूंगा तो वो 750 आता है। अब अगर ओपनिंग 1,000 था और क्लोजिंग 750 है तो इसका मतलब ये हो गया कि रिडक्शन है इन प्रोविजन, और वो है 250 की। रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इज योर इनकम। तो ये आपकी एक और इनकम आ गई 250 की। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, हमारी ये एक और इनकम टोटल हो गई दोनों, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारे टोटल इनकम्स आ गई। अब यहां से हमें माइनस करने होते हैं, लेस करने होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? सवाल देखते हैं। ऑर्डिनरी गुड्स परचेज, कैरेज इनवर्ट्स, रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न, नॉन करंट एसेट्स, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, प्रोविजन, सैलरीज। सैलरीज एक तरह का मुझे एक्सपेंस नजर आ रहा है, और सैलरीज की जो वैल्यू है, सैलरीज मैं पहले लिख लेता हूँ। सैलरीज है, रेंट एंड रेट्स नजर आ रहा है, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव तो इनकम में आ गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस नजर आ रहा है, ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग नजर आ रहा है, एडवर्टाइजिंग नजर आ रहा है। फिर रिसीवेबल है, पेएबल है, इन्वेंट्री है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है। अच्छा बेड डेट होगा, बेड डेट भी होगा। बेड डेट के अलावा डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन मुझे दो नजर आ रही हैं। एक तो मोटर व्हीकल्स है मेरे पास, मोटर व्हीकल्स की कुछ डेप्रिसिएशन होंगी, और दूसरी डेप्रिसिएशन किस चीज की होगी? दूसरी जो डेप्रिसिएशन होगी वो ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन होगी। ये दो चीजें नजर आ रही हैं।
सबसे पहला काम सैलरीज का करते हैं। सैलरीज की अमाउंट लिखी हुई कितनी आ रही है? सैलरीज की अमाउंट लिखी हुई आ रही है 23,750 रुपये। अगर हम नीचे जाकर यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं तो बुलेट नंबर 3 सैलरीज के बारे में है और लिखा हुआ है 2600 की सैलरीज एक्रूड थी। एक्रूड सैलरीज ऐड होती हैं। 2600 की एक्रूड सैलरी ऐड होगी। एक्रूड का मतलब ये है कि ये भी इस साल का एक्सपेंस है और मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया और ये मेरे पेएबल्स में भी जाएगा, यानी कि करंट लायबिलिटी में भी जाएगा। तो सही वाली सैलरी की अमाउंट 26,350 है। रेंट एंड रेट्स की अमाउंट लिखी हुई आ रही है 6,000 और 800 रुपए और 6,000 और 800 रुपए के रेंट एंड रेट्स की मुझे कोई एडजस्टमेंट याद नहीं आती। सन्डे एक्सपेंसेस की अमाउंट लिखी हुई है 14,150 रुपए, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आती। एडवर्टाइजमेंट की जो अमाउंट लिखी हुई आ रही है वो लिखी हुई आ रही है 6,200 रुपए। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बुलेट नंबर 3 में लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग 300 वॉज प्री पेड, यानी कि 6,200 में से 300 रुपए प्री पेड है, यानी कि अगले साल के अभी से पे किए हुए वो मैं माइनस कर दूंगा। वो मेरा करंट एसेट है, मैंने अगले साल की पेमेंट अभी से कर ली है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है वो, तो 6,200 में से 300 माइनस किया। फिर सवाल के बुलेट नंबर 5 में लिखा हुआ था 4,250 रुपए का बेड डेट है। बेड डेट यानी कि कंफर्म ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, कंफर्म ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो 4,250 भी एक एक्सपेंस हो गया। इसके बाद फिर डेप्रिसिएशन पर आते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एज फॉलोज, मोटर व्हीकल्स एट द रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मोटर व्हीकल्स की जो डेप्रिसिएशन है वो डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 25%। डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होती है? मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट यानी कि 42,000 माइनस उनकी जितनी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 8,000। 42,000 में से 8,000 मैंने माइनस कर दिया तो मेरी नेटबुक वैल्यू आ जाएगी और इस नेटबुक वैल्यू का मैं 25% ले लूंगा। आई रिपीट, 42,000 मेरी कॉस्ट है, उसमें से पिछले सालों की जितनी भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड टोटल है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8,000, वो माइनस होगा और फिर रेट अप्लाई होगा। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है, तो ये आ रहा है 8,500। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ ऑफिस इक्विपमेंट की तो उसके बारे में लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग दी स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन बेसिस बड़ा सिंपल होता है डेप्रिसिएशन का तरीका। स्ट्रेट लाइन बेसिस में जितनी कॉस्ट है, यानी कि अगर आपकी कॉस्ट जो है वो इस सवाल में ऑफिस इक्विपमेंट की 26,000 है, तो आप डायरेक्टली इसका 10% ले लोगे और ये 2,600 रुपए की डेप्रिसिएशन इस चीज की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्सपेंस है और उसके बारे में पॉइंट 6 में लिखा हुआ है ऑन 1 April 2010 डॉजी मेड अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ $10,000 टू द बिजनेस। दिस वाज इंक्लूडेड इन एरर इन द कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट पेएबल एट 5% पर एनम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। डॉजी ने बिजनेस को $10,000 का लोन दिया, मैंने गलती से उसको कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड कर दिया, हालांकि वो कैपिटल अकाउंट की चीज नहीं है। मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगा यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा ये जो कैपिटल यहाँ 40 नजर आ रहा है, ये 40 नहीं होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ये 10,000 का लोन है और लोन मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ओनर ने लोन दिया था 1 अप्रैल को और इस पे 5% का इंटरेस्ट भी ओनर को देना है। ओनर ने बिजनेस को उधार दिया और उसके अगेंस्ट ओनर जो है वो चाह रहा है कि इस लोन पर मुझे 5% का इंटरेस्ट मिले, तो कंपनी के लिए तो ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस है। अच्छा, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने होते हैं, तो एक और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा मेरे पास और वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा 10,000 इंटू 5% इंटू 6/12। 10,000 इंटू 5% इंटू 6/12 क्यों? 10,000 इंटू 5%, ये टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का आएगा, लेकिन 6 महीने में, तो 6/12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 आता है। अब मैं एक्सपेंसेस का जरा करता हूँ, अपने सारे एक्सपेंसेस का अगर टोटल कर लूँ तो 68,800 के टोटल सारे कुल मिलाकर एक्सपेंसेस बनते हैं 68,200। और मैं इसको जरा इसमें से अगर माइनस कर लूं तो 13,900 का मेरा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है। मेरा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है सारे एक्सपेंसेस माइनस कर करा कर नेट प्रॉफिट 13,900 रुपये आ रहा है। आप लोग जब ये सवाल करेंगे तो अच्छे से इसको फॉलो करिएगा और इसकी एक्सेल की फाइल में सारी वर्किंग्स देखिएगा और दोबारा से अपनी प्रैक्टिस के लिए करिएगा। ये 13,900 का मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, उसमें सबसे पहले नॉन करंट
एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास नॉन करंट एसेट्स में एक तो मोटर व्हीकल है और दूसरे ऑफिस इक्विपमेंट है। तो अगर मैं मोटर व्हीकल की बात करता हूँ, व्हीकल मोटर व्हीकल्स की जो कॉस्ट है, मोटर व्हीकल्स की जो कॉस्ट है जो मेंशन है वो 42,000 है। इसमें से मैं लेस कर देता हूँ क्या चीज? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेस कर देता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जितनी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होती है वो सारी लेस होती है। अब आपके पास यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है मोटर व्हीकल्स का, वो 8,000 है। और इस साल की डेप्रिसिएशन इसमें ऐड होगी जो कि 8,500, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको मिलेगी। तो टोटल आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 16,500 रुपए हो गई है। टोटल आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो 16,500 रुपए हो गई है। पिछले साल की 8,000 और इस साल की 8,500। तो ये जो नेट अमाउंट हमारे पास आएगा, ये नेट अमाउंट आ रहा है 25,500 रुपए। ये हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई मोटर व्हीकल्स की। उसके बाद अगली चीज है हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट अच्छा जी, ऑफिस इक्विपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिस इक्विपमेंट की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो 26,000 रुपए है। ठीक है, 26,000 रुपए की वैल्यू आ रही है। इसमें से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पिछले सालों तक की कितनी थी? पिछले सालों तक की थी 4,000। और इस साल की कितनी है? 2,600। तो 4,000 जमा 2,600 टोटल बन जाता है 6,600। ये हमने माइनस किया 6,600 माइनस करेंगे तो 19,400 रुपए की इसकी नेटबुक वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे नॉन करेंट एसेट्स का अगर मैं टोटल कर लूँ ना, मेरे जो टोटल नॉन करेंट एसेट्स है ना वो 44,900 के हैं। 44,900 के मेरे टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं। 44,900 के मेरे टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स के बाद जो है हम अब आ जाते हैं अपने पास लाइबिलिटीज की तरफ और करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट्स पर चलते हैं। करंट एसेट्स की हेडिंग डालता हूँ। करंट एसेट्स में सबसे पहले स्टॉक बड़ा कॉमन है। कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक है 14,600। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा कंपनी के पास और कोई चीज है क्या? इसके अलावा कंपनी के डेटर्स हैं यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है भाई? ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 23,000। ठीक है। और इसमें से लेस हो जाएगा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में यहाँ से लेस किया करता हूँ जिसकी वर्किंग मैंने करी थी और 750 का क्लोजिंग आया था। ठीक है। ये याद रहे क्लोजिंग आते हैं। अच्छा सॉरी, रिसीवेबल्स भी ये 23,000 सही नहीं है। 23,000 में से देखें ना, आपने बुलेट नंबर 5 देखें, 4250 तो मेरा बेड डेट था 100% कंफर्म, वो हटा दूंगा ना मैं, तो 18,750 आएगा। अब इन दोनों को ऐड नेट ऑफ करते हैं तो ये 18,000 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए नेट वाले, जिसमें से प्रोविजन माइनस हुई भी है। इसके अलावा मेरे पास प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, प्रीपेड मेरे एसेट होते हैं। एडवर्टाइजमेंट का $300 का मैंने एक प्रीपेड किया हुआ था, पहले से पे किया हुआ था। ठीक है ना, वो पहले से जो पे किया हुआ था अमाउंट वो भी मैंने ऐड किया। तो अब मेरे पास टोटल जो मेरे करंट एसेट्स हैं वो कितने आ जाते हैं ये हम देख लेते हैं। जो मेरे टोटल करंट एसेट्स आएंगे वो आ जाते हैं 32,900 के। ठीक है जी। अच्छा, इसमें से हम माइनस करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इसमें से माइनस होती हैं। करंट लायबिलिटीज में सबसे कॉमन है ट्रेड पेबल्स। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कि ट्रेड पेबल्स कितने हैं। ट्रेड पेबल्स यहाँ पर मेंशन है क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स 18,000 और 300 रुपए। तो 18,000 और 300 रुपए हमने ये लिख लिए। ठीक है ना। इसके अलावा बुलेट नंबर 6 में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2010 डॉजी मेड अ शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म लोन जो है ना वो जनरली वो लोन होता है जो 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए हो। अगर डॉजी ने लॉन्ग टर्म लोन दिया था होता तो वो करंट लायबिलिटीज में नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन है तो ये भी मेरी करंट लायबिलिटी है 10,000 की। ये भी मेरी करंट लायबिलिटी है 10,000 की। इसके अलावा मेरे पास टॉप पर और क्या आ रहा है? बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है 16,000 का। ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है मेरा 16,000 का। ये भी मेरी करंट लायबिलिटी है 16,000 रुपए। अच्छा जी।
बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा और कोई करंट लायबिलिटी नजर आती है? हाँ, एक्रूअल्स भी थे ना मेरे। अच्छा सर, एक्रूअल्स क्या क्या थे? देखिए, एक तो यहाँ पर सैलरीज का 2600 रुपए का एक्रूअल्स था। दूसरा एक्रूअल कौन सा था? ये जो हमने डॉजी से लोन लिया है, इसका जो इंटरेस्ट बना है, वो इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया। इंटरेस्ट की अमाउंट बनती थी 10,000 का 5% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने की बात थी। लेकिन क्योंकि वो पे नहीं किया था, तो उसकी एंट्री पास हुई थी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। यानी कि ये 250 रुपये भी मुझे कभी ना कभी पे करने हैं, तो ये टोटल मेरे करंट लायबिलिटीज बन गई। ठीक है जी, ये टोटल मेरी करंट लायबिलिटीज बन गई। ये करंट लायबिलिटीज का आ गया सम। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को अगर हम माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट आता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। 32,900 में से 47,150 माइनस किया। जब ऐसा किया तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल जो है वो 14,250 नेगेटिव आया। और मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बनेगा भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ये नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को ऐड किया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है 30,650। ठीक है, 30,650 रुपये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बन रहा है। नीचे मेरे पास क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे। क्या कोई लॉन्ग टर्म लोन इस सवाल में है? कोई लॉन्ग टर्म लोन मुझे नजर नहीं आता। कोई ऐसा बैंक का लोन नजर नहीं आता जो बहुत सारे सालों के लिए हो। तो हमारे पास सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल आएगा। ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो ऐड होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जिसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। और लेस कर देंगे इसमें से ड्रॉइंग्स की वैल्यू। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है? अच्छा, ओपनिंग कैपिटल सवाल में दिया हुआ है 40,000, लेकिन सर ये गलत वैल्यू है, इसमें एक एरर है। दौजी ने 10,000 रुपए का बिजनेस को लोन दिया था और वो यहाँ शामिल कर दिया गया, हालांकि वो कैपिटल नहीं है। तो 40,000 में से हमने 10,000 अलग कर दिए। ये कौन से पॉइंट में लिखा था? पॉइंट 6 में लिखा था। 30 हो गए। 30,000 के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल प्रॉफिट कमाया 13,900 का, ये आ गया। और ड्राइंग्स मैंने ड्यूरिंग द ईयर 12,000 की ड्राइंग्स करी है क्या? नहीं, 12,000 की इधर मेंशन है। इसके अलावा बुलेट नंबर 2 में 1250 की फर्दर ड्राइंग्स भी थी। तो मेरी टोटल ड्राइंग्स जो है वो 12,000 प्लस 1250, यानी कि टोटल ड्राइंग्स 13,250 है। और अगर मेरी टोटल ड्राइंग्स है वो 13,250 है, तो मेरा ये अमाउंट भी 30,650 आ रहा है। सबको मुबारक हो, दोनों साइड्स बैलेंस कर रही हैं। यहाँ का कैपिटल एम्प्लॉयड भी इतना ही आ रहा है, यह अमाउंट भी इतना ही आ रहा है, और मेरी बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है। ठीक है, आप लोग काइंडली इस सवाल को अच्छे से करें, और जितने एनरोल्ड स्टूडेंट है वो ये एक्सेल की फाइल मुझसे लाजमी तौर पर मांग लें। थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी।